हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। और आज की कक्षा में हम देखने वाले हैं प्रगतिवाद। इससे पहले हमने छायावाद देखा, उससे पहले हमने द्विवेदी युग देखा, भारतेंद्र युग देखा, और क्रमशः आगे बढ़ते हुए हम प्रगतिवाद पे बढ़ाए हैं कि कैसे कविता ने नए कलेवर धारण करते हुए प्रगतिवाद का स्वरूप पकड़ा। इससे पहले हम देख लेते हैं थोड़ी सी परिस्थितियां। कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से एक नए वाद का जन्म होता है, कहा जाए तो कविता एक नए कलेवर या नए रूप को धारण करती है। तो मैं पहले से ही आपको बताता आ रहा हूं कि जो समाज की परिस्थितियां होती हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इन सारी परिस्थितियों के प्रतिक्रिया स्वरूप किसी नए वाद का या कविता के, साहित्य के नए स्वरूप का जन्म होता है। बात करते हैं हम जब प्रगतिवाद की, तो इसका समय निर्धारित होता है 1936 से लेके, जबकि माना जाता है कि छायावाद समाप्त हो रहा था 1943 तक। इस समय को हम मानते हैं कि प्रगतिवाद का समय है। अब जब हम 1936 की बात करते हैं तो समझ लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ 1936 में जिसकी वजह से प्रगतिवाद जैसी विचारधारा का जन्म होता है। जब हम भूमिका समझ लेंगे, थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझ लेंगे, थोड़ा इतिहास समझ लेंगे, तो आगे की कविता को, लेखकों की भावनाओं को, प्रतिबिंब, शिल्प, भाषा, इन सबको समझने में काफी आसानी होगी। बात है 1935 की। ईएम फोस्टर एक व्यक्ति रहता है, वह पेरिस में, फ्रांस में एक जगह है पेरिस, वहां पर प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना करता है और 1936 में उसी की एक शाखा के रूप में भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है। इसकी जो स्थापना होती है, इसकी स्थापना में सबसे अहम जो योगदान दिया था वो सज्जाद जहीर एक व्यक्ति हैं। सज्जाद जहीर एक रहते हैं मुल्कराज आनंद। ये दो व्यक्ति जो है प्रमुख भूमिका निभाते हैं भारत में उसकी शाखा खोलने में, और इस संगठन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है भारत में प्रगतिवाद को जन्म देने में। और हम 1936 ही क्यों मानते हैं? क्योंकि जब इस संघ की स्थापना भारत में होती है 1936 में, तो लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में इसका पहला सम्मेलन होता है। तो इस तरह से भारत में इसकी नींव पड़ जाती है। शुरू में प्रगतिशील लेखक संघ का ढांचा, जो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की शाखा खुली प्रगतिशील लेखक संघ, यहां आप देख रहे हैं कि प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सोवियत राइटर्स, ये एक अलग मुद्दा यहां हो जाता है, तो हम इससे हटके थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर आएंगे, ठीक है। क्या होता है कि यह जो प्रगतिशील लेखक संघ रहता है, इसका ढांचा काफी उदार रहता है और प्रगतिशील विचार रखने वाले सभी लोग, उनकी विचारधारा कोई भी हो, आप उससे जोड़ सकते थे। कुछ समय तक एक प्रक्रिया चलती रही और धीरे धीरे कालांतर में, जैसे होता है ना कि आप कभी कभी किसी इंसान को पहली बार मिलते हैं तो लगता है नहीं नहीं बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है, लेकिन धीरे धीरे उसकी कलई खुलना शुरू हो जाती है। वही स्थिति यहां पर इस प्रगतिशील संघ की होती है। और वस्तुतः जो प्रगतिशील संघ था, जो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन था, वस्तुतः यह मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थक था। कुछ समय में स्पष्ट हो गया कि मंच जो है मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थन को प्रगतिशील होने की शर्त मानता था। मतलब कि अगर आप मार्क्सवादी हैं तभी आप प्रगतिशील कहलाएंगे, अन्यथा आप प्रगतिशील नहीं हैं। जब यह धारणा स्पष्ट होने लगी तो इस संघ में, इस संगठन में केवल वही लोग शेष बचे जो मार्क्सवादी विचारधारा में निष्ठा रखते थे, उसका समर्थन करते थे, और बहुत सारे लोगों ने खुद को अलग कर दिया इससे। और इसी समय एक अलग लड़ाई चल गई प्रगतिशीलवाद और प्रगतिवाद का। हालांकि इस पर विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वान का मानना है कि अगर आप प्रगतिवाद और प्रगतिशीलवाद को दोनों को अलग करके देखना चाहते हैं तो यह वास्तवतः बाल की खाल निकाले के समान है। नामौर सिंह जी ऐसा कहते हैं। तो इनका मानना है कि दोनों अलग नहीं है, दोनों लगभग समान विचारधाराएं हैं। अब अगर हम परिस्थितियों की बात करें तो आप देखेंगे कि जब ऐसी परिस्थितियां बन रही थी तो विश्व में क्या चल रहा था। विश्व में जो चल रहा था 1930 के दशक में, भारतीय स्वाधीनता संग्राम को गांधीवाद के बाद जो विचारधारा सर्वाधिक प्रभावित कर रही थी वो थी समाजवाद। क्या होता है कि जब आंदोलन चरम पे होता था तो गांधी जी उसे बैकफुट पे ले लेते थे, और उनका ऐसा करने के पीछे एक कारण होता था। जैसे जब चौरी चौरा कांड होता है तो उन्होंने देखा कि अंग्रेजों को नैतिक बल मिल गया भारतीयों के दमन का। भाई कल अगर उनसे कोई जवाब सवाल करेगा तो वो कहेंगे ना कि इन लोगों ने
निर्मम हत्या की है, इन लोगों ने आगजनी की है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, तो इसलिए इनका दमन किया जा रहा है। तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि उनको आधार मिले, भारतीय आंदोलन का दमन हो, आंदोलनकारियों का दमन हो, तो वे वापस ले लेते थे आंदोलन। लेकिन जब वह प्रक्रिया चल रही थी क्रमशः, यानी कि प्रारंभ विराम संघर्ष विराम संघर्ष, गांधी जी का यह सिद्धांत था, संघर्ष विराम संघर्ष। तो जब विराम की अवस्था आती थी तो बहुत सारे ऐसे युवा होते थे, बहुत सारे ऐसे नेता होते थे, उनका मानना था कि नहीं, संघर्ष बराबर संघर्ष, विराम नहीं होना चाहिए, विराम से निराशा आ जाती है। आप में से तमाम कितने लोगों का ऐसा मानना होगा कि जब वो कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, आराम नहीं बीच में, जब तक काम का अंत न हो जाए। मैं भी स्वयं उन्हीं में से हूं, आप में से ही, कि मेरा भी मानना होता है कोई कार्य प्रारंभ करिए तो विश्राम तभी जब उसे मुकाम तक पहुंचा दीजिए, ऐसा मानते थे। लेकिन गांधी जी का कहना था कि नहीं, थोड़ा सा विश्राम करने से हम क्या करेंगे, आगे की लड़ाई के लिए हम ऊर्जा बचत करेंगे, ऊर्जा। अब इसमें क्या हुआ, जब ऐसी परिस्थितियां हो रही थी तो बहुत सारे लोगों का जो रुझान था वो वैकल्पिक सत्ता की ओर जाने लगा, वैकल्पिक व्यवस्था की ओर जाने लगा। और इस समय समाज में जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू, ये समाजवादी नेता थे, जनता के बीच लोकप्रिय होने लगे, जनता इनका समर्थन करने लगी, और ये माना जाने लगा कि जो गांधी जी या और तरीका अपनाया जा रहा है आजादी के लिए अंग्रेजों के विरोध का, यह शायद उतना कारगर नहीं है। भगत सिंह वगैरह जो थे, चंद्रशेखर आजाद, ये भी मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे, बाद में समाजवादी हो जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, पहले मार्क्सवादी ही थे। तो विश्व में एक तरह से समाजवाद और मार्क्सवाद के बीच एक द्वंद्व चलने लगा। 1917 में सोवियत क्रांति हुई, पूरी दुनिया पर प्रभाव डाला, भारत में पूंजीवाद का विकास हो रहा था, ट्रेड यूनियन आंदोलन जोर पकड़ रहे थे, और समाजवाद को और ज्यादा बल इसलिए मिला। समाजवाद का मतलब थोड़ा सा हो सकता है आप लोग समझ ना पा रहे हैं। समाजवाद का अर्थ यह हो गया कि जो सार्वजनिक संपत्ति होगी ना, उस पर समाज का अधिकार होगा। समाज का अधिकार मतलब क्या हुआ, सरकार का अधिकार होगा, ठीक है। सरकार किसकी होगी, जनता की होगी। तो कुल मिला के जनता का समान अधिकार होना चाहिए सारे संसाधनों पे। तो क्या हो रहा है, कभी समाजवाद अपनी चरम पे पहुंचने ही वाला था, समाजवाद बढ़ ही रहा था, कि अचानक देखा गया अमेरिका में भयंकर मंदी आई 1929 में। अब अमेरिका की मंदी का इससे क्या लेना देना, तो यहां आपको बता दूं, जो यूएसए था तो यूएसए में क्या था, पूंजीवादी व्यवस्था थी। उस समय दुनिया में दो तरह की व्यवस्थाएं चल रही थी, अर्थव्यवस्था, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक क्या थी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था या मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था कहें। तो जो साम्यवादी थी यह समाजवाद का अगला चरण था, मार्क्सवाद, साम्यवाद, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये दो प्रकार की चल रही थी। तो अब इसमें देखा यह गया कि पूंजीवाद तो फेल हो गई। जब पूंजीवादी व्यवस्था फेल हो गई तो एक विकल्प बचा समाजवाद, मार्क्सवाद। तो लोग इसकी तरफ उनका रुझान होने लगा, और बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग कहने लगे कि समाजवाद ही एक ऐसी व्यवस्था है जो लंबे समय तक टिक सकती है और लंबे समय तक चल सकती है। लेकिन समाजवाद का एक जो मुख्य आधार था वह क्या था, समाजवाद का आधार था कि समाज की संपत्ति पर निम्न वर्ग का, सर्वहारा वर्ग जिसे कहा जाता है, जो मजदूर वर्ग है, उसका प्रथम अधिकार है, और इन पूंजीपतियों का, जो कि केवल मध्यस्थ हैं, इनका अधिकार नहीं है इस पर। और ये जो मजदूर है, जो सर्वहारा है, जो निचला तबका है, इसी का सब कुछ है, ठीक है। 1930 के दशक में भारत में किसान और मजदूर आंदोलन सघन होने लगे, आदिवासियों के आंदोलन भी जोर पकड़ रहे थे, महिलाएं भी अपने घरों से निकलकर आजादी का रास्ता ढूंढ रही थी। समाज के सभी वंचित वर्गों की आजादी की लड़ाई में अपनी अपनी आजादी नजर आ रही थी। कोई रूढ़ियों से आजादी, कोई परंपरा से आजादी, कोई किसी व्यवस्था से आजादी, कोई किसी विचारधारा से आजादी। और यही चीज कवियों में देखने को मिली। कवियों ने देखा कि ये जो परंपरा चली आ रही है छायावाद से, ठीक है, इन्होंने क्या देखा कि छायावाद में कवि क्या थे, 1930 के दशक में समझ चुके थे कि अब रोमानियत का युग समाप्त हो चुका है। हिंदी कविता का स्वाभाविक विकास किसानों, मजदूरों और वंचित वर्गों के साथ जुड़ने में ही है। छायावादी कवियों पर भी यह विचारधारा प्रभाव डाल रही थी। 1936 के आसपास उनकी कविताओं में साफ साफ देखा जा सकता है। वह चाहे आप देखें अगर तो पंत जी की युगमाड़ी में देखेंगे, आप कह रहे हैं, देख रहा हूं आज विश्व को मैं ग्रामीण नयन से। देखिए, बात करिए, ग्रामीण की बात हो रही है। सोच रहा हूं जटिल जगत पर जीवन पर जनमन से। उसके अलावा क्या कहते हैं, ग्राम्य में एक तथ्य आ जाता है, कहते हैं, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार,
वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, ये पूछ रहे हैं कि जो जनमन का विचार है क्या अलंकार की आवश्यकता है उसको व्यक्त करने के लिए। तो क्या करते हैं, रोमानियत से निकल के बाहर आना चाहते हैं। मन कवि का छटपटा रहा है कि इस पुरानी व्यवस्था से बाहर निकलना है, इससे आजादी चाहिए। और इन्हीं सब की अभिव्यक्ति जब होती है काव्य में तो उसी को कहा जाता है प्रगतिवाद। तो चलिए आते हैं मुख्य मुद्दे पे। विश्व का पहला लेखक संगठन यूनियन ऑफ सोवियत राइटर्स 1934 में गोर्की के नेतृत्व में रूस में प्रभावी हुआ। एम फोस्टर का बताई रहा प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना 1935 में हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में की थी। सन 1936 से 43 तक हिंदी कविता के इतिहास में एक विशेष आंदोलन चला जिसे प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवाद की शुरुआत 1936 से इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसी समय बता चुका हूं आपको प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना वगैरह हुई, भूमिका मैंने बता दी आपको। प्रगतिवाद की शुरुआत स्वच्छंदतावाद युग से ही हो जाती है। और स्वच्छंदतावाद युग कहां से माना जाता है, उत्तर छायावाद जो है वही लगभग स्वच्छंदतावाद का युग है, लेकिन इसकी स्पष्ट प्रवृत्तियां उत्तर स्वच्छंदतावाद युग में ही उभरती हैं। प्रगतिवाद ने छायावाद की भाषा, आध्यात्मिकता, वैयक्तिकता तथा काल्पनिक करुणा इत्यादि का विरोध किया। प्रगतिवाद काव्य में सामूहिकता, वर्ग चेतना, वर्ग संघर्ष, सर्वहारा के विजय की बात होती है। ध्यान रखिएगा, यहां सामूहिकता की बात समाजवाद सिखाता है। वर्ग चेतना मतलब अपने शोषित दमित वर्ग की बात कर रहे हैं। वर्ग चेतना, वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष किसके, दो, पूंजीपति और मजदूर वर्ग। पूंजीपति और मजदूर वर्ग, ये दो वर्ग हैं, इनके बीच वर्ग संघर्ष की बात करें। पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा मतलब कौन, मजदूर, दलित, दमित, कुचले व्यक्ति, इनकी बात की जा रही है। मार्क्स का द्वंदात्मक भौतिकवाद प्रगतिवाद काव्यधारा का आधार है। आ गई मेन बात, यह वैचारिक आधार कहां से मिल रहा है इन्हें, मार्क्स से मिल रहा है। मार्क्स से लोग ले रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मार्क्स कह रहे हैं वही सही है और वैचारिक स्तर पर मार्क्स ही सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन देखेंगे आगे यह भी टूटते हैं। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद की विचारधारा है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। बात को समझिएगा, बहुत काम की है। प्रगतिवादियों के अनुसार समाजवादी यथार्थवाद ही यथार्थ को देखने की एकमात्र तात्विक दृष्टि है। बच्चन सिंह के अनुसार प्रगतिवादी कवियों ने दस्तावेजी कविताएं काफी संख्या में लिखी है। प्रगतिवाद के संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र ने क्या लिखते हैं, प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। ये कहते हैं समाजवाद ही प्रगतिवाद है, कुछ अलग नहीं है इसमें से। प्रगतिवाद के संदर्भ में अज्ञे की क्या मान्यता थी, प्रगतिवाद ने सत्य का राजनीतिकरण, सपाटीकरण, संकुचीकरण कर दिया, जबकि कला, सत्य, जीवन इतने बंधे बंधाए नहीं। ठीक है, पंत और प्रगतिवाद के बीच देखते हैं क्या है। युगांत लिखकर पंत जी ने युग का अंत, छायावाद के अंत की घोषणा कर दी थी, तथा युगवाणी में उन्होंने प्रगतिवाद को युग की वाणी कहा। पंत जी रूपाभ नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया, उसमें अपने प्रगतिवादी विचारों को और अधिक स्पष्ट किया। पंत के अनुसार प्रगतिशील कविता वास्तव में छायावाद की ही एक धारा है। दोनों स्वरों में जागरण का उदात्त संदेश मिलता है, उच्च संदेश मिलता है। अब प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं देख लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल 1911 से 2000 के बीच रचना करते हैं। युग की गंगा 1947 में, नींद के बादल 1947 में ही, लोक और आलोक 1957 में, फूल नहीं रंग बोलते 1965 में, आग का आईना 1970 में, गुलमेहंदी 1978 में, पंख और पतवार 1979 में, बंबई का रक्त स्नान 1918 में, हे मेरी तुम 1981 में, मार प्यार की थापे 1981 में, कहे केदार खरी खरी 1983 में, अपूर्वा 1984 में, जमुन जल तुम 1984 में ही, बोल बोल अबोल 1985 में रचना आती है। जो सिलाएं तोड़ते हैं 1985 में आती है। आत्मगंध 1988 में, अनहारी हरियाली 1990 में, खुली आंखें खुले डहने 1993 में और पुष्पदीप 1994 में, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996 में। नागार्जुन की बात करते हैं, वैद्यनाथ मिश्र इनका पूरा नाम था। 1911 से 98 के बीच कविताएं करते हैं। इन्हें जन कवि कहा जाए तो बुरा नहीं है। इनकी जो कविताएं हैं बिल्कुल सामान्य जीवन से हैं। इनके प्रतिबिंब, इनके शिल्प,
इनके शब्द, इनकी जो है कहा जाए तो जो वाक्य संरचना है, सभी बिल्कुल देसी लगेगी आपको, लगेगा कि बिल्कुल आपके करीब है। अब देखते हैं नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र का। इन्हें बाबा भी कहा जाता था, बाबा के नाम से भी लोग फेमस थे। ये युग धारा 1953 में इनकी एक रचना आई। सतरंगे पंखों वाली 1959 में एक रचना आई। प्यासी पथराई आंखें एक रचना आई इनकी 1962 में। भस्मांकुर एक रचना आई इनकी 1971 में। तालाब की मछलियां 1975 में इनकी एक रचना आई। खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 में रचना आई। तुमने कहा था 1980 में आई। हजार हजार बाहों वाली 1981 में आई। पुरानी जूतियों का कोरस 1983 में आई। इस गुब्बारे की छाया में 1989 में आई। उसके बाद शिव मंगल सिंह सुमन जी आते हैं 1915 से 2002 के बीच। हिल्लोल नामक एक रचना है। उसके बाद जीवन के गान, युग का मोल 1945 में। प्रलय सृजन 1950 में। विश्वास बदलता ही गया, विंध्य हिमालय 1960 में। मिट्टी की बारात 1972 में। वाणी की व्यथा 1980 में। पर आंखें भरी नहीं, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, ये इनकी रचनाएं हैं शिव मंगल सिंह सुमन की। अगले हैं त्रिलोचन वासुदेव सिंह जी की रचना है। धरती 1945 ईस्वी में। गुलाब और बुलबुल 1956 में आई इनकी रचना। दिगंत 1957 में आई। ताप के ताए हुए दिन 1980 में आई। शब्द 1980 में है। उस जनपद का कवि हूं 1981 में लिखा गई। अर्धान 1984 में आई। तुम्हें सौंपता हूं 1985 में। फूल नाम है एक 1985 में। अनकही भी कुछ कहना है 1985 में ही यह भी। और सबका अपना आकाश 1987 में। तो यह रहा कुछ प्रमुख कवि प्रगतिवादी और उनकी रचनाएं। तो प्रश्न यहां से तो तय होता है आना, बार बार आप सुनिए, वीडियो को रोक के लिख भी सकते हैं या बार बार इसे सुन भी सकते हैं आप। अब वीडियो बड़ी लंबी तो होती भी नहीं है मेरी, तो आप चाहें तो बार बार। अब देखिए कल वाली वीडियो आप कहेंगे कि 1 घंटे की, अब कितनी लंबी होनी है। तो छायावाद इतना विस्तृत है कि अगर हम उसको एक एक बिंदुओं पे चर्चा नहीं करेंगे तो कल परीक्षा में आपके प्रश्न छूट जाएंगे, तो वह भी तो उचित नहीं है ना। तो वीडियो लंबी होना अच्छा है या आपका परीक्षा में एक दो प्रश्न से बाहर हो जाना अच्छा है, आप स्वयं तय करिए। अगर आप वीडियो देखते हो और बिना इस विचार से देखते हो कि मैं वीडियो देख रहा हूं सर की वीडियो और मुझे क्वालिफाई होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो हमें सारे तथ्यों को, हमारा भी फर्ज बनता है सारे तथ्यों को हम ध्यान में रखते हुए चले, ना कि यह सोचे कि नहीं वीडियो छोटी हो, बच्चों की डिमांड है तो छोटी वीडियो बना के रखते हैं। आप तो देख लोगे, व्यूज भी हमें मिल जाएंगे, सब्सक्राइबर भी हो सकता है मिल जाए, लेकिन उससे आपका लाभ तो नहीं होने वाला ना। और अगर आपका लाभ नहीं होगा तो नैतिक रूप से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं वीडियो ही ना बनाऊं। क्यों? क्योंकि उस वीडियो से आपका कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो इसलिए यह मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं वीडियो ऐसी बनाऊं कि लंबी हो जाए चलेगी, लेकिन प्रत्येक बिंदु को टटोलता चलूं, प्रत्येक बिंदु को आपके सामने खोलता चलूं उसको। तो इसलिए ये सारे कवि हो गए। अब एक एक करके उन कवियों के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें देख लेते हैं। जैसे केदारनाथ अग्रवाल जी आते हैं। तो केदारनाथ अग्रवाल जी अपनी यात्रा के शुरुआती समय में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। अच्छा बताइए, जयशंकर प्रसाद जी शुरुआत में किस नाम से रचनाएं करते थे? बड़ा अजीब नाम था, तो आपको याद ही होगा, कमेंट करके आपको बताना है कि क्या किस नाम से वो रचना करते थे। उस समय ब्रज भाषा में कवित्त नाम से, और हाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र भी किस नाम से रचना करते थे बताइएगा? सवैया छंद में लिखते थे। कौन? केदारनाथ अग्रवाल जी, ब्रज भाषा में और कवित्त सवैया छंद में। केन नदी के से अत्यधिक लगाव के कारण, केन नदी है, आप जैसे मध्य प्रदेश जान, केन, बेतवा, चंबल, ये सारी मध्य प्रदेश से नदियां निकलती हैं जो यूपी में आती हैं, तो आप देख सकते हैं इसे। केन नदी के अत्यधिक लगाव के कारण इन्हें केन का कवि भी कहा जाता है। तो केन और कुछ मत समझिएगा, नदी है। देश विदेश की कविताएं शीर्षक से केदारनाथ अग्रवाल ने देश और देश के बाहर के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद किया है। केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं के संदर्भ में बच्चन सिंह जी का कहना है, जहां तक प्रकृति चित्रण का संबंध है, केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं। जैसे छायावाद में सुमित्रानंदन पंत जी की कोई स्थानी नहीं है, इतनी रचनाएं, इतनी विधिवत, इतनी बेहतरीन रचनाएं हैं। काव्य का सुकुमार कवि तक उन्हें कह दिया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह यहां पर छायावादोत्तर युग में हम पाते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी को। तो पूछा जा सकता है कि बच्चन सिंह ने किसे छायावादोत्तर काल का सुमित्रानंदन पंत कहा है, तो पता होना चाहिए आपको यह। खेत का दृश्य कविता धरती को राधा और कृषक को कृष्ण का प्रतीक बनाकर
लिखी गई है ना। सुंदर बात कितनी। चंदू और चैत कविता में ग्रामीण युवकों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। यहां पर नागार्जुन यात्री, नागार्जुन का पहला साहित्यिक नाम था। ये संस्कृत और मैथिली में इसी नाम से कविताएं लिखते थे। नागार्जुन को प्रगतिवाद के शलाका पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। राम के प्रति नागार्जुन की खड़ी बोली में प्रकाशित सर्वप्रथम रचना है। नागार्जुन की कविता राम के प्रति 1935 में साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी, जो लाहौर से निकलती थी। अपनी कविता प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है को नागार्जुन ने अपने साहित्य का मैनिफेस्टो कहा है। अब ध्यान रखिएगा, ये सारे कवि जितने आप देख रहे हैं अभी सभी समाजवादी हैं, सभी पे मार्क्सवाद का प्रभाव है। और अगर नागार्जुन की आगे कुछ पंक्तियां यहां नहीं दी गई हैं, मैंने सोचा था दी हुई होंगी, तो अगर इनकी आप कभी कविता पढ़ने का भी, तो फिलहाल आगे हम काव्य पाठ जब करेंगे लाएंगे तो उसमें आप देखेंगे ही इनके कुछ कविताओं को अगर आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से चीज दिख रही है कि कैसे इनके मन में, इनकी कविताओं में मजदूर वर्ग, सर्वहारा वर्ग के प्रति बिल्कुल एकदम स्पष्ट विद्रोह मतलब पूंजीपत के ऊपर एक स्पष्ट विद्रोह दिखता है। ठीक है, इनकी कुछ कविताएं आपको सुना रहा हूं एक, जैसे कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। यह नागार्जुन जी की बात है। अब देखिए कमाल की बात, बिल्कुल एकदम सामान्य जन से और सामान्य भाव से उठा रहे हैं। चक्की, चूल्हा, कानी कुतिया, भीत पर जो छिपकली होती, भाई भीत पर छिपकली अडानी अंबानी के घर में नहीं होगी। भीत पर छिपकली जो होगा वो हमारे आपके घरों में होगी। हमारे आपके घर जो सामान्य घर होते हैं वहीं छिपकली देखने को मिलेगी। उनके घर में तो मच्छर भी नहीं होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, यह एक सामान्य व्यक्ति की बात उठा रहे हैं और कविता का विषय उसी सामान्य व्यक्ति को कह रहे हैं। अभी आपने केदारनाथ अग्रवाल जी को देखा, ठीक है, तो केदारनाथ जी अग्रवाल जी की कविता कुछ क्या है, जैसे आप उनकी बात को समझिए। कहते हैं, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा। और कैसा लोहा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ओ मजदूर तू सब चीजों का करता, तू ही सब चीजों से दूर। यहां देखिए विद्रोही भावना नहीं दिख रही, शोषितों के प्रति सहानुभूति और आस्था। यहां कह रहे हैं, मैंने जब भी देखा उसको लोहा देखा, मतलब मजबूती के साथ टिका हुआ, लेकिन कैसे, तपते देखा, गलते देखा और अपने अनुसार ढालते देखा। मतलब आप होता है ना अपनी जरूरत के मुताबिक लोहे को ढलवा देते हैं। कभी आपने उसकी बर्छी बनवा ली, कभी उसकी आपने जो है पहिया बनवा दिया, कभी कुछ बनवा दिया, कभी कुछ बनवा दिया। तो कह रहे हैं कि जो जरूरतमंद, जो पूंजीपति वर्ग है, जो वह अपने अनुसार तुमको ढाल रहा है। और लास्ट में क्या कह रहे हैं, ओ मजदूर, हे मजदूर तू सब चीजों का करता, तू सारी चीजों को करने वाला तो तू ही है, लेकिन तू ही सब चीजों से दूर, और तू सब चीजों से दूर भी है। तो ये चीजें हैं वहां देखें। उसके अलावा जैसे कुछ चीजें नागार्जुन दादा की आप सुनिए तो क्या कहेंगे, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। अब आप कल्पना करिए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। आप उस घर की कल्पना करिए, उस परिवार की कल्पना करिए जहां खाने को लाने पड़े हुए हैं, और अगर अनाज आ जाता है तो कैसे। इसी समय की विचारधारा चली आ रही है, अतिथि देवो भव। ठीक है, क्यों, क्योंकि अतिथि आएगा तो कहीं न कहीं से व्यवस्था हो कि हर तरह का भोजन बनेगा, हर तरह का पकवान बनेगा, तो क्या होगा, हर किसी को मिलेगा खाना खाने के बाद अतिथि के। तो ये चीजें केवल नागार्जुन में क्षमता है। और केवल देखेंगे आप, केवल प्रगतिवादी कवि ही ज्यादातर ऐसी चीजों को बोल पा रहे हैं। आगे चीजें आएंगी लेकिन उनको थोड़ा सा ना पॉलिश करके तराश के ला दिया जा रहा है। लेकिन जैसी अनुभूति नागार्जुन दिखाते हैं, जैसी अनुभूति केदारनाथ जी दिखाते हैं, वैसी अनुभूति और कोई नहीं दिखा पाता। यहां भी वही देखने को आएगा। अब लगे हाथ थोड़ा सा और नागार्जुन जी की बात देख लेते हैं। जैसे आप देखिए, कहते हैं, खादी ने मलमल से चुप चुप 60 गांठ कर डाली। खादी ने मलमल से चुप चुप 60 गांठ कर डाली। खादी और मलमल का क्या मतलब है, खादी वो हुआ नेता लोग, और मलमल कौन हुआ, पूंजीपति वर्ग हुआ। ठीक है, कौन हुआ, बिजनेसमैन हो गए। और कह रहे हैं, बिड़ला टाटा डाल मियां की 30 दिन दिवाली। ध्यान से सुनिए, कमाल की बात है, बिल्कुल कुछ भी समझाने की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है सारी चीजें। कह रहे हैं, बिड़ला डाटा डाल मियां की 30 दिन दिवाली है। लूट पाट के काले धन की करती है रखवाली। कौन करती है, खादी।
और पता नहीं दिल्ली की देवी गोरी है या काली। तो कह रहे हैं यहां गोरी काली का क्या अर्थ है? गोरी मतलब अंग्रेज और काली मतलब भारतीय। तो कह रहे हैं जो दिल्ली में देवी बैठी हुई है, जो सरकार है, वह भारतीय है या फिर अंग्रेजों की है, जो है समझ नहीं पा रही है। ठीक, तो बिल्कुल एकदम जन भावना को उठा के उड़ेल देते हैं। और यहां आपको, अगर आप महसूस कर पा रहे हैं, अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो निस्संदेह आपको ये सारी चीजें बिल्कुल अपने आसपास होती हुई घटनाएं प्रतीत होंगी। तो यही चीजें दिखा रही हैं। उसके अलावा आगे चलिए देखते हैं। पत्रहीन नग्न गाछ, पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली भाषा में लिखा गया एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, जिसमें 52 कविताएं संकलित हैं। 1968 में इस कृति के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा, जो बिल्कुल नुक्कड़ का मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे गली चौराहे पे जो नाटक वगैरह होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि छोटे छोटे नट वगैरह होते हैं या कुछ ऐसे ही गरीब तबके के वर्ग के लोग होते हैं जो चौराहे चौराहे गांव गांव जाके कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य से थोड़ा बहुत अर्जन हो जाएगा, कुछ किसी विषय पे गाना बजाना करते हैं या किसी विषय पे बात करते हैं, या फिर कभी कभी सोद्देश्य तरीके से अब सरकार द्वारा भी इस तरह की पहल की जा रही है, लोगों लोगों तक पहुंचने के लिए नुक्कड़ सभाएं करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, इस तरह की चीजें। नागार्जुन ने दीपक पत्रिका के संपादक के रूप में भी कार्य किया है। दीपक पत्रिका के प्रेत का बयान कविता में नागार्जुन आजाद भारत के एक ऐसे अध्यापक की यथार्थ दशा का चित्रण करते हैं जिसकी मृत्यु सुख के कारण हुई। समझ रहे हैं, सुख के कारण जिसकी मृत्यु हुई। हरिजन गाथा कविता में दलितों की समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया गया है। सिंदूर तिलकित भाल, सिंदूर तिलकित भाल नागार्जुन की प्रेम संबंधी एक महत्वपूर्ण रचना है। आओ रानी नागार्जुन की व्यंग्य प्रधान कविता है। ब्रिटेन की महारानी के भारत आने पर नागार्जुन ने यह कविता लिखी थी, आओ रानी। नागार्जुन ने अपने समकालीन कवि केदारनाथ अग्रवाल के लिए ओ जनमन के सजग चितेरे कविता लिखी थी। अभी केदारनाथ अग्रवाल जी को पीछे आपने देखा, तो क्या कह रहे हैं? ओ जनमन के सजग चितेरे, चितेरे का मतलब क्या हुआ? जनमन को पढ़ने वाला, चित्त को पढ़ने वाला। नागार्जुन ने चना जोर गरम कविता भ्रष्टाचारी, सत्तालोलुप एवं अवसर की ताक में रहने वाले तथा अपना हित साधने वालों लोगों पर लिखी थी। बहुत बढ़िया कविता है। बोला ना, यहाँ बहुत ज्यादा हो जाएगा टाइम, जब मैं काव्य पाठ करवाऊंगा वहां तो बताऊंगा आपको। तन गई रीढ़ यह तुम थी, तन गई रीढ़ यह तुम थी नागार्जुन की प्रेम संबंधी कविताएं हैं। गुलाबी चूड़ियां नागार्जुन की वात्सल्य महत्वपूर्ण रचना है। वे कौन? नागार्जुन शैली की खोज नहीं करते थे, शैली स्वयं उन्हें खोजती है, नामोर सिंह कहते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना जानते थे। जरूरी नहीं कि वह किसी शैली में हो, शैली स्वयं बन जाती थी, वो बस अभिव्यक्त कर देते थे और बस शब्दों में ढाल देते थे बस। नागार्जुन जितने क्रांतिकारी सचेत रूप से हैं उतने अचेत रूप में भी हैं, रामविलास शर्मा जी कहते हैं। मतलब अगर वे अचेत रूप से भी, जैसे कहते हैं ना, मुझे तो पता नहीं है कन्फर्म यह बात कि भगत सिंह के बारे में कहा जाता है शायद कि मैं लिखता हूं इश्क और लिख जाता है इंकलाब। ठीक है, मैं लिखता हूं इश्क और लिख जाता है इंकलाब। तो यही यहां पे आ रहा है बात। यहां कह रहे हैं कि वो सचेत लिखें या अचेत लिखें, वहां क्रांति ही लिखी जाएगी, क्रांतिकारी बातें ही उभर के सामने आएंगी। नागार्जुन की कविताओं के आधार पर 1940 के बाद के भारतीय समाज की राजनीतिक चेतना का इतिहास लिखा जा सकता है, मैनेजर पांडे जी के द्वारा। त्रिलोचन की बात करते हैं, अगर देखते हैं, वासुदेव सिंह त्रिलोचन प्रगतिवाद के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी कविताओं के केंद्र में गांव और उनकी समस्याओं का चित्रण है। अब आप देखेंगे, अभी तक आपने देखा कि केवल कविता क्या रह गई? प्रेम रह गया, अशरीरी रह गया, ईश्वर रह गया, अलौकिक प्रेम रह गया, प्रकृति रह गया। लेकिन पहली बार क्या हुआ? गांव आया, गांव का किसान आया, धोबी आया, नाई आया, एक गरीब का घर आया, झोपड़ी आया, छपड़ा आया, ये सारी चीजें आई। त्रिलोचन की कविताओं पर संस्कृत व अवधी भाषा का प्रभाव है। त्रिलोचन ने अपनी कविताओं में पुराने छंदों जैसे बरवय, कुंडलिया, रोला इत्यादि का प्रयोग किया। त्रिलोचन सानेट लिखने के लिए प्रसिद्ध है। मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा। क्या कहा? अवध का किसान कवि। बच्चन सिंह ने त्रिलोचन को आत्मविश्लेषण का कवि कहा है। बच्चन सिंह ने लिखा है, त्रिलोचन प्रगतिवादी नहीं थे, उन्हें ग्रेस मार्क देकर प्रगतिशील में शामिल किया गया है। ठीक है, तो त्रिलोचन के बारे में यह कहा जाता है। अब देखते हैं प्रयोगवाद। देखिए, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों में आप देखोगे तो प्रयोगवाद का अर्थ क्या हुआ?
प्रगतिवादी लोग कहते थे कि हम नई विचारधारा को कविताओं में प्रयोग करके देखते हैं। प्रयोगवाद कहते हैं नहीं, कविता का उद्देश्य ही है प्रयोग करना, मतलब कवि उद्देश्य के प्रयोग से ही कविता लिखता है, उसका कोई और उद्देश्य नहीं होता। व्यक्ति और व्यक्तिगतवाद प्रयोगवाद का मूल आधार है। इन्होंने कहा व्यक्ति और व्यक्तिगत चीजें ही काव्य का आधार है। 1943 में अज्ञे ने तार सप्तक नामक एक पत्रिका का संपादन किया। वाद के रूप में प्रयोगवाद की यहां से शुरुआत मानी जाती है। आधुनिकतावाद का आरंभ प्रयोगवाद से ही होता है। प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी ने पहली बार प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा। ठीक है, कि मतलब कोई काम धंधा नहीं है तो कहे कि चलो प्रयोगवादी बन जाते हैं। प्रयोगवाद में प्रयुक्त प्रयोग शब्द नए जीवन सत्यों को पाने की बेचैनी का द्योतक है। नए शब्दों का मतलब क्या हुआ, जैसे जो प्रगतिवाद थी उसमें वैचारिक मत क्या था, माना जाता था मार्क्सवादी जो विचार है वही सत्य है, वो अंतिम सत्य है। लेकिन क्या हुआ, प्रयोगवाद में इन्होंने कहा नहीं, सबका अपना सत्य होता है और हर किसी को अपना सत्य पाने का, हर किसी को अपना सत्य खोजने का अधिकार होता है। आपका जो सत्य है वो आपका है, वो आपने खोजा है, लेकिन मेरा क्या सत्य है वो मैं खोजूंगा और मुझे पता है। तो यहां क्या हुआ, अपना अपना सत्य का, जीवन के सत्यों को पाने की बेचैनी है कि मेरे जीवन का सत्य क्या है। ये सारी चीजें यहां देखी जाती हैं। प्रयोगवाद पर निम्नलिखित विचारधाराओं एवं घटनाओं का प्रभाव देखा जा सकता है। जैसे प्रयोगवाद पर प्रतीकात्मक रूप से गांधीवाद का प्रभाव दिखाई जाता है। यहां गांधी जी का भी प्रभाव दिखा है, तो पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी घटनाओं पर गांधीवादी प्रभाव दिखाई देता है। प्रयोगवाद का द्वितीय विश्व युद्ध पर भी प्रभाव दिखाई देता है। प्रयोगवाद पर द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव भी दिखाई देता है, मतलब उसी समय का दौर है जब द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये 1946 के बाद का समय बता रहे हैं, बात कर रहे हैं 43 के बाद का समय बात कर रहे हैं। युद्ध लगभग अपनी समाप्ति का 45 पे 9 अगस्त 11 अगस्त 45 जापान पर बम गिरा दिया जाता है, हिरोशिमा नागासाकी पे जब बम गिरा दिया जाता है तो युद्ध समाप्ति की घोषणा हो जाती है इसी के साथ, क्योंकि जापान ही ज्यादा उबला पड़ा था उस समय। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, द्वितीय विश्व समाप्त हो जाता है, लेकिन उसका जो विभीषिका थी वह पूरे विश्व को काफी समय तक देखने को मिला। प्रयोगवाद पर फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद और टीएस इलियट के निर्व्यक्तिकतावाद के सिद्धांत पर प्रभाव पड़ता है। यहां क्या होता है, इलियट भी कहते हैं निर्व्यक्तिकतावाद, मतलब व्यक्ति कुछ नहीं है, बस हम कविता लिख दे रहे हैं और भाव और कवि दोनों कभी एक नहीं हो सकते। इन लोगों का क्या मानना था पाश्चात्य का, कि भाव और कवि दोनों अलग अलग हैं, अगर ये एक हो गए तो कविता कहां रही। इनका कहना था कि यहां पे व्यक्तिकता नहीं दिखनी चाहिए काव्य में, आप भाव डाल के कविता लिख दीजिए, लेकिन उससे दूरी बना के आप स्वयं उसमें घुस मत जाइए। ठीक है, उसमें आप स्वयं घुस के आप उस कविता मत हो जाइए, आप केवल कवि रहिए। ठीक है, और प्रयोगवाद पर फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद, फ्रायड कहते हैं लिबिडो का बात करते हैं, काम इच्छा की बात करते हैं। इनका क्या कहना होता है, काम इच्छा लिबिडो क्या है, ये कहते हैं कि मन की जो दमित भावनाएं होती हैं वे कहीं न कहीं हमें अचेतन मन को, हमारे अचेतन मन में पड़ी रहती हैं, वे बाद में चेतन मन को प्रभावित करती हैं। यह ऐसे समझिए थोड़ा सा, जैसे किसी व्यक्ति को, मान लीजिए ए नामक व्यक्ति है और वो कोई कार्य करना चाहता है लेकिन वह किसी परिस्थिति वह कार्य नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, उसका जो कार्य है, जो इच्छा है, वह उसके अवचेतन मस्तिष्क में चली जाएगी। एक चेतन मस्तिष्क होता है, अवचेतन मस्तिष्क। चेतन मस्तिष्क वह होता है जो हमारी तात्कालिक क्रिया, खाना पीना, भूख प्यास, दोस्ती यारी, ये सब में काम देता है। लेकिन अवचेतन मस्तिष्क क्या होता है, जब हम सो जाते हैं तब वह कार्य करता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अवचेतन मस्तिष्क में वो चीजें चली जाती हैं अगर हम चेतन मन में वो कार्य, प्रबल इच्छा है लेकिन कर न पा रहे हों, तो ये सब चीजें भी कहीं न कहीं कविता को प्रभावित करते हैं। उसमें बड़ा विवाद रहा और बाद में सिद्ध भी हुआ और ये चीजें चलती भी रही काफी समय तक। प्रयोगवाद पर फ्रांस के प्रतीकवाद का भी आंदोलन का प्रभाव दिखाई देता है, जिसका मानना है कि रचना की अभिव्यक्ति प्रतीकों में ही होनी चाहिए। वहां क्या हो रहा है कि इस समय कहा जा रहा है, और इस समय देखिए विश्व की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, इसकी वजह से कवि भी उससे अछूता नहीं रह जाता। तो वहां प्रतीकवाद के बाद प्रतीकों के माध्यम से प्रतीकों का अधिकाधिक प्रयोग करके कविताएं करिए, यह बात कही जा रही है। वैचारिक प्रतिबद्धता का निषेध किया जाता है इस समय, कि मतलब किसी विचार के प्रति आपको प्रतिबद्ध नहीं होना है, किसी विचार के प्रति आपको जुड़ना नहीं है बिल्कुल, और नवीन राहों का अन्वेषण, नई राहें खोजिए, अपना अपना सत्य खोजिए, यह बात की जा रही है। घोर अहम निष्ठता, निष्ठ व्यक्तिकता की बात की जा रही है। ठीक है, अहम निष्ठता मतलब व्यक्तिगत रहिए, व्यक्तिगत अपना आप अलग रहिए, कविता अलग रखिए। क्षण की महानता, क्षण भंगुरता की बात की जा रही है, मतलब किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जो पल है यही पल है, जो क्षण है यही क्षण है। यौन चेतना की प्रबलता,
वही है ना फ्रायड की लिबिडो की बात करें, यौन चेतना की प्रबलता। इस समय देखिए जब क्षणवादी आप हो जाते हैं, क्या होता है कि आप जब बात करते हैं अगले जीवन की, अगले जन्म की, तो क्या होता है आप एक लंबे जीवन की कल्पना कर रहे होते हैं। जब आप एक लंबे जीवन की कल्पना कर रहे होते हैं तो आपको अपने तात्कालिक कर्मों पे ध्यान देना पड़ता है। जैसे अगर आप किसी के साथ लंबा जीवन जीना चाहते हैं तो आप क्या सोचते हैं, नहीं हमें इस आदमी को समझने की जरूरत है, इस आदमी की बातों को समझा जाए, इस आदमी को समझा जाए। लेकिन अगर कोई राह चलते आदमी कुछ अगर आपको कोई किसी प्रकार का कार्य कर दे, आपके साथ कोई घटना कर दे, तो आप तुरंत उसे कूट देंगे या तुरंत उससे लड़ाई कर लेंगे या तुरंत प्रतिक्रिया देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये आदमी हमारा कुछ है थोड़ी ना, अभी यह मिला है, कल चला, अभी चला जा रहा है, क्या पता कल मुलाकात हो या ना हो। लेकिन अगर आपके पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है तो अच्छा पड़ोसी क्या करता है, एक अच्छा पड़ोसी अच्छे पड़ोसी से अच्छा संबंध रखता है, तो क्या करेगा, वह बात को टालेगा, बात को छोटी करने की कोशिश करेगा और कहेगा चलिए भाई ठीक है, बात को हम समेट लेते हैं, और ऐसी बातें थोड़ी ना, छोटी छोटी बातों पर इस तरह से जो है बातें नहीं होनी चाहिए। तो यहां क्या कह रहे हैं, यहां कहा जा रहा है कि क्षण की महानता जब होने लगी कि क्षणवाद आ गया, प्रवृत्ति यौन चेतना की प्रबलता, मतलब अभी इसी पल में सब कुछ है, इसी पल को जी डालो, ठीक है। और दूसरी चीज, आप एक कमाल की चीज क्या देखेंगे, जो प्रगतिवादी समय था उसमें गांव, ग्रामीण, ग्रामीण अंचल, ग्रामीण क्षेत्र, लेकिन यहां क्या है, शहरी प्रेम दृष्टि। अब क्या हुआ, 1940-45 के बाद तेजी से शहरीकरण हो रहा है और जो कवि लेखक शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं। तो जब शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं तो शहरी जो है विद्रूपताएं, शहरी कश्मकश, शहरी चेतना, सब कुछ शहरी चीजें होती जा रही कविता में। तो ये क्या है, प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। प्रयोगवाद का अकेलापन, निराशावाद, ठीक है, बेरोजगारी, ये सारी चीजें इनकी कविताओं में दिखने लगती हैं। प्रयोगवादी कविता में मुख्य रूप से मध्यवर्गीय समाज का चित्रण किया गया है। अगे ने 4 सप्तकों का प्रकाशन किया। 4 सप्तक की भूमिका में अगे ने प्रयोगवादी कवियों की राहों का अन्वेषी कहा। ध्यान रखिए क्या रहा है ना, राहों का अन्वेषी। कौन सा राह, अपना सत्य, अपना अनुभव। अगे ने काव्यांदोलन में प्रयोगवाद नाम का समर्थन नहीं करते थे, उनका विरोध करते हुए उन्होंने दूसरा सप्तक की भूमिका लिखी थी। प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा। हम वादी नहीं रहे हैं, नहीं है। न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है, मतलब प्रयोग साध्य नहीं है बल्कि प्रयोग एक साधन है। ठीक इसी तरह कविता कोई भी वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना, क्योंकि कविता को हम लिख ही रहे हैं भाई, और जब हम कविता लिखते हैं तो कवितावादी तो हुए ही। तो अगर हम प्रयोग कह रहे हैं, हम प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रयोगवादी नहीं हुए, ठीक, क्योंकि हमारा अंतिम उद्देश्य तो कुछ और है ना। कविता लिख रहे हैं, कवितावादी कहना सही है, लेकिन प्रयोग हम किस लिए कर रहे हैं ये जरूरी है। साध्य तो हमारा कुछ और है ना भाई। अगर हम कहें कि हम स्कूल जा रहे हैं तो हमारा जाना साधन है, ठीक है, साइकिल से, मोटर से साधन है। साध्य क्या है, स्कूल है ना, अंतिम स्कूल पे पहुंचना हमारा साध्य है, लक्ष्य है। तो यहां लक्ष्य क्या है, अपना अंतिम सत्य। यह कविता तो एक साधन मात्र है, ठीक है, ये साध्य नहीं है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है। प्रयोगवाद के संदर्भ में विद्वानों के मत, प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा, भग्नाशा मतलब टूटी हुई आशा, निराशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यह प्रत्येक शब्द अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता दी, यह सब शहरी वातावरण का प्रभाव है, शहरी वातावरण का दुष्प्रभाव है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ऐसा कहते हैं। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं। समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया काम में है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग है, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, रघुवीर सहाय जी कहते हैं। प्रयोग दृष्टिकोण का अनुसंधान है, केसरी कुमार जी कहते हैं। प्रयोग की प्रक्रिया में धीरे धीरे शब्द की चमक खो जाती है, अज्ञेय जी कहते हैं। अतः अब उस शब्द को नया संदर्भ देना पड़ता है। अब देखते हैं आगे एक आता है प्रपद्यवाद या नकेनवाद, इसकी बात कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं प्रपद्यवाद या नकेनवाद की, तो प्रपद्यवाद प्रयोगवाद के समानांतर एक ऐसी काव्य आंदोलन है ऐसा जिसमें कवियों का दावा है कि असली प्रयोगवादी वे ही हैं, क्योंकि प्रयोगवादियों के लिए प्रयोग साधन है लेकिन इनके लिए प्रयोग साध्य है, मतलब इनका उद्देश्य ही प्रयोग करना है।
1965 में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य काव्य संकलन से नलिन विमोचन शर्मा ने प्रपद्यवाद का प्रवर्तन किया था। प्रपद्यवाद मुख्य रूप से 3 कवियों नलिन विमोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश द्वारा चलाया गया आंदोलन था। इनके नामों का पहला अक्षर मिला के नकेनवाद बना है। ठीक है, इन 3 कवियों में नलिन विमोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश का एक काव्य संकलन 1956 में प्रकाशित हुआ, जिसका नकेन के प्रपद्य हैं उसका नाम था। भूमिका को ही इनका घोषणा पत्र कहा गया। 1959 में प्रकाशित तीसरा सप्तक में अज्ञे ने प्रपद्यवादियों की आलोचना की है। बच्चन सिंह ने इस आंदोलन को इस प्रकार एक रूपवाद या कलावाद माना। आगे चलकर अकविता में अभी पढ़ेंगे हम लोग नई कविता, अकविता 1960 के बाद काव्य आंदोलन, गजल जो है इन सब चीजों की जो है विकास के बारे में पढ़ेंगे। आगे चलकर अकविता में निषेधात्मक प्रवृत्तियां, कविता की भाषा में गाली गलौज, कविता की बयान रूपी प्रस्तुति आदि दिखाई देती है। इनका सूक्ष्म प्रपद्यवाद या नकेनवाद में देखा जाता है रूप। मान्यताएं क्या थी? यह कवि किसी भी प्रकार की काव्य परंपरा को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि इनके अनुसार परंपराओं में उलझा कवि स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, इनकी कविताओं में यौन प्रसंगों की अधिकता है। क्यों? क्योंकि ये कविता को सिर्फ अवचेतन और अचेतन के प्रति जवाबदेह मानते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अवचेतन और चेतन की बात की थी, वही बात आ गई यहाँ पे। ठीक है, ये कह रहे हैं अवचेतन में जो चीजें हैं, यानी कि जो चेतन में हम नहीं कर पाए थे वे सारी चीजें अचेतन में हैं, तो केवल हम अचेतन और अवचेतन के प्रति जवाबदेह हैं और कविता भी हमारी उन्हीं के प्रति है। इसीलिए क्या ज्यादातर जो यौन इच्छाएं होती हैं, जो यौनिक प्रवृत्तियां होती हैं, बाकी आपकी बाकी सारी चीजें तो पूरी हो जाती है ना। आपको अगर रसगुल्ला खाने का मन है, भले पैसे ना हो, आज नहीं तो कल खा लेंगे आप। ठीक है, आपके मन में अगर कोई खास चीज खरीदने की, तो आज नहीं तो कल खरीद लेंगे आप। अगर रसगुल्ला खाने का मन है, पैसे नहीं भी है, तो दोस्त को चढ़ा दीजिए, चल यार खिलाए आज, ठीक है, खाते हैं। या फिर कोई दोस्त ऐसे मिल भी जाते हैं, होते हैं अच्छे, वो जाके खिला भी देते हैं। जरूरी नहीं कि आप उनसे कहें कि मेरे पास पैसे नहीं है तो खिला दे, वो खिला देंगे फिर भी। ठीक है, उनकी इच्छा स्वयं वो खिला देंगे। तो क्या हुआ? अवचेतन में वो बातें नहीं गई आपकी। लेकिन यौन इच्छा एक ऐसी इच्छा होती है कि जरूरी नहीं कि आपकी पूरी हो। आप किसी के प्रति कामुक आपके अंदर वासना प्रवृत्ति जो है उत्पन्न हो रही है, तो जरूरी नहीं कि वो आपकी वासना की पूर्ति करेगी। तो क्या होता है? मन कुंठित होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि देखिए, हमारी संस्कृति में बहुत चीजें ऐसी सिखाई गई जो कालांतर में लुप्त हो गई। हमने क्या किया था? हमने देखा कि हमारे यहाँ देवी स्वरूपा होती हैं औरतें, महिलाएं, ठीक है, स्त्रियां, तो हमें सम्मान की नजर से उन्हें देखना चाहिए। इसके 2 फायदे हैं। आप प्रत्येक स्त्री के प्रति कामुक नहीं होंगे, ठीक है, और जब कामुक नहीं होंगे तो आपका अवचेतन मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, क्योंकि अगर अवचेतन मस्तिष्क स्वस्थ हो जाएगा तो चेतन मस्तिष्क स्वतः स्वस्थ हो जाएगा। तो इसलिए हर स्त्री के प्रति आप कामुक निगाह से मत देखिए। मैं मानता हूं आप सब में तमाम लोग कमेंट करने वाले होंगे कि शादी तो हमें किसी से करनी है, गर्लफ्रेंड वगैरह वगैरह, वो अलग चीजें हो गई आपकी, लेकिन आप प्रत्येक के प्रति वही भावना रखें, यह उचित नहीं है। ठीक है, यह कहीं न कहीं आपको मानसिक रूप से बीमार बना रही है प्रवृत्ति, और यह प्रवृत्ति हमें मोबाइल से मिली है, यह प्रवृत्ति हमें इंटरनेट से मिली है, हमें बाकी सोशल सर्विस से मिली है प्रवृत्ति। हमारे संस्कृति में, हमारे कल्चर में कभी ऐसी प्रवृत्ति नहीं थी। हमें माँ बहनों की नजर से देखते थे। हम लोगों के यहाँ आज भी दोस्त की बहन बहन होती है, लेकिन आज की प्रवृत्ति में क्या है? दोस्त की बहन अवसर होती है। ठीक है, ये सारी चीजें आज की प्रवृत्तियां चल रही। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, तो आप लोग बुरा मत मानिए। बहुत सारे लोगों में ये चीजें हैं, लेकिन बहुत सारों में नहीं भी है चीजें। वो अच्छी मानसिकता के हैं, अच्छी विचारधारा के हैं। ठीक है, शब्दों के स्तर पर इनकी कविताओं में अत्यधिक प्रयोग मिलता है, क्योंकि परंपरा से चले आ रहे शब्द इन्हें अनुपयुक्त लगते हैं। ठीक है, तो यह थोड़ा प्रपद्यवाद नगेनवाद रहा। आज हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी फिर, क्योंकि अभी बहुत आगे लंबा सफर बाकी है हमारा। ठीक है, नई कविता 1960 के बाद की कविता, अकविता, गजल का विकास वगैरह सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो यहां तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आप बने रहिए इसी तरह से। हमारी वीडियो को आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, बाकी दोस्तों में भी शेयर करिए, बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए, उनको भी इसका लाभ मिले। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।